एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ जाती है। यदि वर्तमान में उस गांव की जनसंख्या 4410 हो तो 2 वर्ष पूर्व उस गांव की जनसंख्या कितनी थी? हल करने की जरूरत ही नहीं है, बिना हल किए आप टिक लगा सकते हैं और कुछ लोगों ने तो आंसर तक पहुंच भी गए होंगे सवाल पढ़ते पढ़ते। प्रतिवर्ष 5% बढ़ जाती है गांव की जनसंख्या। आज उसकी जनसंख्या 4410 है। 2 साल पहले की पूछिए, 2 साल पहले कम रही होगी या ज़्यादा रही? 2 साल पहले इस 4410 से कम थी या ज़्यादा थी? हर साल बढ़ रही है, बढ़ने के बाद 4410 हो गई तो 2 साल पहले से कम ही रही होगी। अब जब ऑप्शन की तरफ ध्यान देते हैं, 4420 इससे ज़्यादा, 4430 इससे ज़्यादा, 4440 इससे ज़्यादा, 4000, एक ही उत्तर तो सही है, हल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हम क्या कर सकते हैं बिना हल किए, जो मैंने आपको पहले बताया कि अनुभव बहुत बड़ी चीज़ है, हल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी और हम आंसर तक पहुंचे। साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बैकबेंचर्स 592 में। हम लोगों को लगभग 1 वर्ष हो जाएगा जनवरी 2026 में इस चैनल को शुरू किए हुए। पिछले 3-4 महीनों से हम लोग आपसे नहीं जुड़ पाए हैं। हमारी टीम के कुछ मेंबर्स के साथ थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, इसीलिए हम लोग कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब हम फिर से कोशिश करेंगे कि एक बार फिर से आप लोगों के साथ लगातार जुड़ के रहा जाए। हम लोगों ने जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक आदेश आया है, जिसके बाद हमारे शिक्षक लोग कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गए हैं, खास करके जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा है, जिनका ध्यान अभी पढ़ाई में उतना कंसंट्रेट नहीं हो पाता है, वो लोग कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गए थे और अभी भी परेशान चल रहे हैं। हमारी टीम ये कहना चाहती है कि हम इस समय पर आपके साथ हैं। आप लोग अभी किस पढ़ाई पर कंसंट्रेट नहीं कर सकते हैं, या जो नया ज्ञान अभी आ रहा है जो कि एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, उसको आप इतनी आसानी से पढ़ नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं, लेकिन आपके पास अनुभव का एक बहुत बड़ा भंडार है। आपने जो इतने वर्ष इस डिपार्टमेंट में दिए हैं, बच्चों के साथ आप लोगों ने जो समय दिया है, आप लोगों ने जो ट्रेनिंग्स की हैं डिपार्टमेंट की, वो सब भी आप लोगों के काम आने वाली है। और मैं जब भी किसी एक परीक्षा की बात नहीं है, ज्ञान और अनुभव में से अगर एक को चुनना हो, किसी को वरीयता देनी हो, तो मेरे हिसाब से अनुभव ही ऊपर रहेगा ज्ञान से। ये पेपर हम लोगों को डरा नहीं सकता है। ये पेपर जो है एक बहुत छोटी सी चीज़ है, जो कि हम बचपन से, जैसे कहते हैं ना, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, इसी तरीके के खेल हम बहुत खेल चुके हैं। बस धैर्य नहीं खोना है और डरना नहीं है। कोई भी पेपर हमारे जीवन से बड़ा नहीं है, कोई नौकरी हमारे जीवन से बड़ी नहीं है। आप लोगों को धैर्य नहीं खोना है और हम लोग कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे तैयारी करते रहें। तैयारी करने में ये है कि आप एकदम से बहुत सारा मत पढ़िए। जो लोग पढ़ सकते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे अगर मान लीजिए आपकी उम्र ज़्यादा है तो आप एकदम से बहुत सारा मत पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, जितना आप पचा पाएँ। जैसे कहते हैं ना, जितना भोजन आप पचा सकते हैं उतना ही खाइए, एकदम से बहुत सारा मत खाइए। वैसे ही एकदम से बहुत सारा मत पढ़िए। मैं आज के इस वीडियो में 2017 का जो यूपी टेट का एक पेपर था वो हुआ था और शाम की बेला में हुआ था, तो उस पेपर में से सिर्फ 5 क्वेश्चन लूँगा मैथ के, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को मैथ में दिक्कत आ रही है। तो हम लोग ये सोच के चल रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग मैथ के कुछ वीडियोस डालें और उसके बाद अगर समय हम लोगों के पास बचता है या हमारी टीम के पास समय बढ़ जाता है तो हम और सब्जेक्ट्स भी कवर करेंगे। तो सिलेबस सौरभ सर ने एक बार डिस्कस आप लोगों के साथ कर ही दिया था। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा, सिर्फ 5 क्वेश्चन लूँगा 2017 के पेपर में से मैथ के, और उसमें ये डिस्कस करूँगा कि अगर आपको वो सवाल को करने का तरीका नहीं आता है तब भी आप अपने अनुभव से कैसे उस प्रश्न को कर सकते हैं, ये भी डिस्कस करूँगा। तो लेते हैं सबसे पहला सवाल। सबसे पहला सवाल है, क्वेश्चन पेपर में 91 नंबर क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पे 91 लिख दिया है। सवाल ये कह रहा है 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो पूर्ण वर्ग हो। इंग्लिश में अगर हम कहें तो इंग्लिश में है फाइंड ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हम छोटे छोटे बच्चों को भी पढ़ाते हैं कि 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सी है, 9999। 4 बार हमने 9 लिख दिया। हो सकता है यही आंसर हो, लेकिन अगर ये पूर्ण वर्ग नहीं है
क्योंकि बड़ी से बड़ी बतानी है तो सबसे बड़ी तो यही है, इन चारों ऑप्शंस में भी यही है, और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या भी यही है, क्योंकि इसमें अगर हम 1 जोड़ दें तो वो 5 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की ये है। अगर ये पूर्ण वर्ग नहीं है तो इससे नीचे होगा। जो स्टूडेंट्स तैयारी करते रहते हैं उन्हें तो पता है डायरेक्टली कि ये 98 वाला ही आंसर होता है, लेकिन अच्छा ये वाला जो ऑप्शन है 1899, ये तो आंसर हम जैसे मैंने अभी कहा था ना कि अनुभव के आधार पे हम कह सकते हैं कि ये वाला आंसर तो नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत छोटा नंबर है 4 डिजिट का। 1899, इससे बहुत बड़े बड़े 2000, 3000, 4000, 8000, 9000, तो इन तीनों में से ही कोई एक आंसर होगा। अगर ये पूर्ण वर्ग है तो यही आंसर है, वरना इससे नीचे वाला। अच्छा, उससे पहले हमें ये समझना होगा कि पूर्ण वर्ग होते कौन से हैं। पहले हम छोटे नंबर से लेकर के इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, छोटे छोटे नंबर, और उसके बाद हम इस पे उस कॉन्सेप्ट को लगाएंगे। जैसे आपको पता है 1 का वर्ग 1 होता है। ये करना नहीं है इस सवाल में, इसको करना नहीं है, हमें तो सिर्फ टिक लगाना है और गोला काला करना है। ये मैं समझा इसलिए रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों को ये पता नहीं है कि पूर्ण वर्ग होते क्या हैं, व्हाट आर परफेक्ट स्क्वायर्स। जैसे 2 का वर्ग 2 दूनी 4 या 2 2 जा 4। 3 का स्क्वायर क्या हो गया 3 3 जा 9। 4 का स्क्वायर क्या हो गया 4 4 जा 16। ये जो नंबर्स है ना, इन्हीं को परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं, और इनके बीच में जो छूट गए वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे 2 छूट गया, 3 छूट गया, यहाँ पे कौन सा नंबर 5 6 7 8, ये जो छूट रहे हैं नंबर, ऐसे ही 9 और 16 के बीच में छूटेगा 10 11 12 13 14 15, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि वो किसी का वर्ग नहीं है। तो ये जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं इनकी बात हो रही है इसमें, मतलब पूर्ण वर्ग है। अब हमें इतने बड़े नंबर में ढूंढना है कि पूर्ण वर्ग क्या होगा, तो सबसे पहले तो हम यहाँ ढूंढते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि 8 में क्या जोड़ दिया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, या 8 कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या के बिल्कुल पास में है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि 9 के पास में है। 8 के बाद 9 आ गया। अच्छा, 8 से छोटा पूर्ण वर्ग संख्या कौन सा होगा, तो आपको दिखाई दे रहा है 4 है ना। और 8 से छोटा 1 भी है, लेकिन बिल्कुल मैं कहूँ कि 8 के बिल्कुल पास में नियरेस्ट सबसे छोटा पूर्ण वर्ग कौन सा होगा 4 होगा। ये इनकी बात हो रही है। अब आप समझ गए होंगे। देखिए, अगर हम अगर चलो 8 से ही शुरू करते हैं। अगर मैं 8 का वर्गमूल निकालने की कोशिश करूं, यानी कि अगर मैं इसका क्या निकालने की कोशिश करूं वर्गमूल, कि ये किसका स्क्वायर है, किसका वर्ग करके ये आया है, तो आप देखेंगे 2 दूनी 4, क्योंकि 3 3 9 लिखने से इससे ज़्यादा हो जा रहा है, तो 2 दूनी 4 और बचा यहाँ पर 4। यानी कि ये जो 8 है ये या तो 2 के वर्ग से बड़ा है या फिर 3 के वर्ग से छोटा है। सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत निशान लगाया। ये जो 8 है या तो 2 के वर्ग से बड़ा है या 3 के वर्ग से छोटा है। इसी चीज़ का हम इसमें प्रयोग करेंगे। हालांकि ये भी हम देख सकते हैं कि जो नंबर दिए गए हैं उसमें से परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, उससे भी हम इस सवाल को कर सकते हैं। अब चलिए इस सवाल को करते हैं। अब चलिए इस सवाल को करते हैं। सबसे पहले हमें पता है 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या क्या है, ये है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो यही आंसर है, वरना इससे छोटी नियरेस्ट या तो ये है, बहुत ही नियरेस्ट ये है सबसे पास में, उससे भी कम ये है, ये वाला तो होगा ही नहीं, ये तो बहुत छोटा है। चलो अब हम इसका वर्गमूल निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहां से क्या करते हैं, पेयरिंग कर लेते हैं। फिर जितने यहाँ लिखेंगे उतने यहाँ लिखेंगे, और इस 99 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, उन दोनों की गुणा करके। जैसे 2 दूनी 4, 3 तियाँ 9, 4 चौक 16, ऐसे ही 9 निम 81, 10 ढाई 100, 100 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 निम 81। अब घटाएंगे कितने बचते हैं 8, और यहाँ पर बचा 1। फिर यहाँ पे पूरा जोड़ा उतार लिया, जैसे कि भाग में एक संख्या उतारते हैं, वैसे यहाँ पे हमने पूरा जोड़ा उतार लिया।
इस 9 का डबल या तो यहाँ लिख के जोड़ लो या इस 9 का डबल यहाँ लिखते हैं 18। अब फिर से जितने यहाँ लिखेंगे उतने ही यहाँ लिखेंगे। ये मैं आपको वर्गमूल निकालने का तरीका, डायरेक्ट तरीका सिखा रहा हूँ। बहुत सारे तरीके होते हैं जिसमें से वर्गमूल निकालने की ये डायरेक्ट विधि है। अब जितने यहाँ लिखेंगे उतने यहाँ लिखेंगे और उस नंबर की इन तीनों से गुणा करके, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जैसे भाग में करते हैं हम, ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि इससे बड़ी संख्या नहीं लिख सकते। और वैसे भी सबसे बड़ी तो हमने लिख ली है, तो हमें इससे कम वाले की ही बात करनी होगी। जैसे मान लो अगर हमने यहाँ पे 9 लिखा और यहाँ 9 लिखा, देखते हैं कितना होता है। अगर ये ज़्यादा हो गया इससे 1899 से, तो फिर हम यहाँ नहीं लिख पाएंगे 9। देखो 9 ने 81 का 1 हासिल लगा 8, 9 8 72 और 8 80 का 0 हासिल फिर से 8, 9 कम 9 और 8 17, 1701 आ रहा है। ये तो ठीक है, 1899 से कम है तो 9 लिखा जा सकता है। और 9 से ज़्यादा हम लिखते नहीं हैं क्योंकि 10 थोड़ी लिखेंगे, 9 तक ही लिखते हैं। अच्छा, तो ये आ गया 1701 और कुछ बच भी गया, अभी घटाने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि ये जो नंबर है ये 99 के स्क्वायर से तो बड़ा ही है। जो 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या है वो 99 के स्क्वायर से बड़ा है। यानी कि अगर हम 99 का ही स्क्वायर कर दें तो वो इस 4 डिजिट के नंबर से छोटी होगी, वही हमारे आंसर होगी, नियरेस्ट, सबसे पास वाली। बस हमें 99 की 99 से गुणा करनी है और वही उत्तर होगा इसमें, और वो ये होगा। सिर्फ इकाई का अंक देखने से ही पता चल गया। 9 ने 81 का 1, इकाई में 1 ही आएगा और वो एक ही जगह पर है, वही उत्तर आएगा। अच्छा, ये मान लीजिए वर्गमूल आपको नहीं आता है। अब आप समझिए, ये तो आता है 100 की गुणा 100 से। 100 की गुणा 100 से करने से क्या आएगा? 10,000। यानी कि 5 अंकों की संख्या आ गई 100 की गुणा 100 से करने से। उससे 100 से छोटा कौन होता है? सवाल में हमसे 4 अंकों का पूछा गया है। 100 से 1 कम करो, कितना होता है? 99। 99 गुणा 99 करने से कितना आता है? 9801। और वो ऑप्शन में है, वही उत्तर है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये होती है, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। परफेक्ट स्क्वायर क्या है? 9801 है, वही उत्तर आ गया। अगर हमें ये वर्गमूल निकालना नहीं आता है, ये ज्ञान हमें नहीं है, लेकिन ये अनुभव हमें है। हम छोटे बच्चों को पढ़ाते आए हैं, 100 से 100 की गुणा करेंगे, 0 गिन के लिख देंगे। 99 से 99 की गुणा करना आता है, तो आ गया हमें। तो मैं आपको ये तरीका भी बता रहा हूँ कि अगर हमें विधि नहीं आती है तब भी हम अपने अनुभव से इस सवाल को सही कर सकते हैं। दूसरा सवाल उस क्वेश्चन पेपर में ये था, देखिए कितना आसान है। जब x की घात 13 प्लस 1 को x माइनस 1 से भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा? व्यंजक है और उसमें शेष की बात कर रहा है। जब शेष की बात कर रहा है तो सवाल देखते ही पता चल गया शेषफल प्रमेय से होगा। भाग करने की जरूरत नहीं है, कहीं हम इसको बीच में रखें, इसको बाहर रख के भाग करने लगे तो हमारा टाइम खराब होगा। सीधे सीधे शेषफल प्रमेय क्या होगा कि इसको 0 के बराबर रख के जो x का मान आ रहा है वो इसमें रख दो, बस इतना आसान है। मतलब x माइनस 1 को अगर 0 के बराबर रखा जाए तो x का मान क्या आ रहा है? 1। इस 1 को हम इसमें रख देंगे x की जगह पे और आ जाएगा 1 की घात 13 प्लस 1। 1 की घात 13 का मतलब है 1। 1 को 1 से कितनी भी बार गुणा करो, 1 एकम 1, 1 दूनी 1, एकम 1, एकम 1, एकम 1, 1 बन जा 1, 1 बन जा, कितनी बार करते जाओ? 13 बार करो, चाहे 13,000 बार करो, एक ही आएगा। और 1 में 1 को जोड़ने पर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये हमारा उत्तर हो गया। यदि a व b समुच्चय c के अरिक्त उप समुच्चय हो तो a यूनियन ब्रैकेट a इंटरसेक्शन b किसके बराबर है? जिन लोगों ने ये पढ़ रखा है समुच्चय, सेट थ्योरी, सबसेट थ्योरी, उनके लिए तो ये बहुत ही आसान है। लेकिन जिन्होंने नहीं भी पढ़ रखा है, मान लीजिए काफ़ी पुराने टीचर हैं जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है, वो भी इसको समझ सकते हैं। देखिए कोशिश करते हैं। पहले तो ये समझ लें कि ये समुच्चय, उपसमुच्चय, अरिक्त, ये यूनियन, इंटरसेक्शन, ये चीज़ें हैं क्या। पहले इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे सबसे पहले समझते हैं समुच्चय क्या है। समुच्चय का मतलब होता है एक ग्रुप। जैसे मैं कहूँ बर्तनों का समुच्चय, तो बर्तनों के समुच्चय में कटोरी, थाली, गिलास, ये चीज़ें आ जाएंगी, तो वो एक ग्रुप हो गया। जैसे मैं कहूँ कपड़ों का समुच्चय या
घरों का समुच्चय, लोगों का समुच्चय, जानवरों का समुच्चय, मतलब सेट, मतलब ये हो गया कि हमें, वैसे उसकी डेफिनेशन तो ये है कि वेल डिफाइंड ग्रुप होना चाहिए, लेकिन हमें सिर्फ ये समझना है कि किसी चीज़ के कलेक्शन को सेट कहते हैं। बहुत ज़्यादा डेफिनेशन में जाने की जरूरत नहीं है। कलेक्शन को यानी कि एक ग्रुप को सेट कहते हैं। सबसेट क्या है, यानी कि उपसमुच्चय क्या है, उस सेट में से अगर हम निकाल लें, जैसे मान लो कपड़ों का समुच्चय है, उसमें से हम कहें कि कमीज का अलग निकाल लिया हमने, या पैंट का अलग निकाल लिया, तो वो उस पैंट, उस समुच्चय के सारे सदस्य उसमें हैं बड़े वाले में, तो उस बड़े वाले का वो छोटा वाला क्या हो जाता है, उप समुच्चय हो जाता है या सबसेट कहलाता है। फिर और क्या चीज़ें हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन समझना है। यूनियन और इंटरसेक्शन क्या है, जैसे मान लो ए में, मान लो ए एक ऐसा समुच्चय है जिसमें 3 एलिमेंट है, 3 अवयव हैं, 1, 2 और 3, ठीक है। बी में है मान लो 2, 3 और 4, बी में क्या है 2, 3 और 4, ये 3 एलिमेंट है। 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। जब एक से कम हो गया तो वो रिक्त हो गया, अगर एक भी कोई एलिमेंट ही नहीं है तो वो रिक्त हो गया। अरिक्त का क्या मतलब है, कम से कम एक एलिमेंट उसमें है। अब मैं क्या बताने जा रहा था, यूनियन और इंटरसेक्शन क्या होता है। ए यूनियन बी का मतलब है इसके और इसके सारे टर्म मिला दो, लेकिन किसी को रिपीट मत करो। 1, 2, 3, 4, 2 और 3 इसमें भी था, इसमें भी था, वो भी हमने लिखा, इसमें 1 था, इसमें 4 था, वो भी हमने लिखा। ये हो गया यूनियन। यूनियन मतलब एक तरीके से जोड़ना, प्लस करना, लेकिन किसी को रिपीट मत करो। 2 बार लिखने से कोई मतलब ही नहीं है। जैसे मान लीजिए 1 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 बार कहने से कोई मतलब नहीं है, तो हम क्या 2 को एक ही बार लिखेंगे, 3 को एक ही बार लिखेंगे, 4 को एक ही बार लिखेंगे। ये हो गया यूनियन। इंटरसेक्शन का मतलब एक तरीके से जैसे प्लस माइनस होता है ना, वैसे माइनस, मतलब सिर्फ कॉमन वाले लिखेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब उभयनिष्ठ, मतलब जो दोनों में हो। तो देखिए इसमें भी 2, 3 है, इसमें भी 2, 3 है, तो कॉमन क्या हो गया 2, 3। ये इंटरसेक्शन का मतलब हो गया, ये यूनियन का मतलब हो गया। अब इसमें क्या है कि इसमें पता नहीं है कि 1, 2, 3 है क्या है, बस ये पता है कि सी के उप समुच्चय है ए और बी, मतलब ए के सारे एलिमेंट सी में मौजूद हैं, बी के सारे एलिमेंट सी में मौजूद हैं, और जो हमसे पूछा है उसमें सी से कोई मतलब ही नहीं है। इसको देख करके हमें इनमें से अंदाजा लगाना है क्या हो सकता है। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हो गया जो ए में भी हो और बी में भी हो, ऐसे टर्म्स। तो यहां पे ऐसे टर्म्स आ जाएंगे जो ए में भी हैं और बी में भी हैं, और ए में तो ए के सारे टर्म्स हैं। अब क्या करना है, ए का यूनियन निकालना है ए और बी के कॉमन से। तो ए और बी में जो कॉमन है वो तो ए में पहले ही है, और ए के साथ ए का यूनियन करें, जैसे ए के साथ अगर हम यूनियन ए करें तब तो ए ही आएगा ना भाई। 1, 2, 3 उसमें भी है, 1, 2, 3 इसमें भी है। ऐसे ही यहाँ पे ए के कॉमन एलिमेंट है, यहाँ पे ए पूरा है, तो फिर क्या आएगा, आंसर आ गया ए। तो ये अंदाजे से भी हो जाएगा। अगर हमें ये सारी चीज़ें नहीं भी पता है, अंदाजे से कर लेंगे कि 2 बार ए आ गया, एक बार ए इंटरसेक्शन भी, इसमें तो ए के ही उभयनिष्ठ चीज़ें आ गई ए और बी की, और ए के साथ यूनियन निकालना है, मतलब ए में भी हो और उस दूसरे सेट में भी हो, तो दूसरे में तो ए के एलिमेंट ही हैं और बी के उभयनिष्ठ हैं, तो ऐसे 2 सेट का हम लेंगे यूनियन, तो वो ए ही खुद ही हो जाएगा। बस ये हमारा आंसर होगा। चौथा सवाल है, देखिए कितना आसान है। एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ जाती है। यदि वर्तमान में उस गांव की जनसंख्या 4410 हो तो 2 वर्ष पूर्व उस गांव की जनसंख्या कितनी थी। हल करने की जरूरत ही नहीं है, बिना हल किए आप टिक लगा सकते हैं, और कुछ लोगों ने तो आंसर तक पहुंच भी गए होंगे सवाल पढ़ते पढ़ते। प्रतिवर्ष 5% बढ़ जाती है गांव की जनसंख्या। आज उसकी जनसंख्या 4410 है। 2 साल पहले की पूछी है, 2 साल पहले कम रही होगी या ज़्यादा रही होगी। 2 साल पहले इस 4410 से कम थी या ज़्यादा थी। हर साल बढ़ रही है, बढ़ने के बाद 4410 हो गई, तो 2 साल पहले इससे कम ही रही होगी। अब जरा ऑप्शन की तरफ ध्यान देते हैं। 4420 इससे तो ज़्यादा है, 4430 इससे ज़्यादा है, 4440 इससे ज़्यादा है, 4000। एक ही उत्तर तो सही है,
हल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हम क्या कर सकते हैं बिना हल किए, जो मैंने आपको पहले बताया कि अनुभव बहुत बड़ी चीज़ है, हल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और हम आंसर तक पहुंच गए। और मैं ये अपनी तरफ से सवाल नहीं दे रहा हूँ, ये यूपीटेट 2017 में ये सवाल आ चुका है, एज इट इज आया है, जैसे मैंने लिखा है ऐसा ही आया है। तो ऐसे सवाल से क्या होता है, समय बचता है। हमने इस पर टिक लगा दिया, हमारा समय बच गया। हालांकि हल करके भी हम इसको कर सकते हैं, एक्स मान के कर सकते हैं, या इसी को लेकर के इसको देखें, इसी को अगर हमें चेक करना हो, सबसे अच्छा तरीका है 4 ऑप्शन है जिस पे आपको शक हो उसे चेक कर लो और लगा दो निशान। बहुत ज़्यादा हल करने की एक्स मान के उसकी ज़रूरत नहीं है, उसमें टाइम खराब होगा। चेक करते हैं, देखो अगर 2 वर्ष पूर्व 4000 रही होगी तो 1 साल में कितना बढ़ता है, 5%। हल करो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 चौक 20, 1 साल में कितने बढ़ गए, 200 लोग। अगले साल के लिए किसका 4200 का 5% और बढ़ जाएगा। 4200 कहाँ से आया, समझ में आ रहा है। पहले साल अगर 4000 थी, 200 लोग बढ़ गए, तो अगले साल कितने हो गए थे, 4200। अब उसके अगले साल उस 4200 का 5% बढ़ेगा तो कितने लोग बढ़ेंगे, 5 दूनी 10 का 0, 5 चौक 20 और 1 21, 210 लोग और बढ़ेंगे। 4200 में 210 लोग और बढ़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 4410। यही तो प्रश्न में दे रखा है, यानी कि हमारा ये उत्तर सही है। आज का आखिरी सवाल यानी कि 5वां सवाल जो आया है, देखिए एक कंपनी ₹25 लाख की पूंजी एकत्रित करने के लिए शेयरों का विज्ञापन देती है। यदि एक शेयर का अंकित मूल्य ₹100 हो तो कंपनी द्वारा जारी किए गए शेयरों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सिंपल डिवाइड का सवाल है, कितना पूंजी एकत्रित करना है, 25 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 25 लाख हो गए। और एक शेयर का मूल्य कितना है, 100। तो कितने शेयर की जरूरत होगी, ऐसे कितने शेयर जारी किए गए होंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 25,000 हमारा आंसर आ गया। तो इतना ही आसान था ये। वैसे भी जब 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 25 का 25 ही रहेगा 1 से डिवाइड करने पे, और बाकी सब में 20 है, 30 है, 15 है, और ये वाला ऑप्शन क्या था, 25 था। तो ऑप्शन देखते ही तुरंत पता चल जाएगा कि ये वाला ऑप्शन सही था। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप लोग तैयारी करते रहिए, और तैयारी ऐसे कीजिए कि ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, आराम से जितना हो पाए थोड़ा थोड़ा करके करना है। 2 साल बहुत समय होता है, ज़रूरी नहीं है कि पहली बार में ही आपको पास करना है। धीरे धीरे आप लोग तैयारी करते रहिए, और ज़रूरी नहीं है हमारे चैनल से कीजिए, बहुत सारे चैनल चल रहे हैं, आप कान में लीड लगाइए और सुनिए, आराम से थोड़ा थोड़ा सुनिए, फिर रुकिए, फिर सुनिए, आराम से पढ़ के तैयारी कीजिए और सब कुछ सही होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।